नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से मेरे फार्मा टॉक विद कपिल में मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत फिर से स्वागत है। आज हम फिर से किसी एक नई शख्सियत के साथ में हैं और बड़े यंग हैं और बहुत अच्छा नंबर 1 कंपनी में हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट फार्मा नंबर 1 कंपनी है, उसके अंदर हैं। चलो हम जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम उनका परिचय लेते हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, उनकी योग्यता क्या रही है। उससे नमस्कार साथियों, फार्मा टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वृंदावन के परमेश्वर देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर से करी थी। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी राजीव एकेडमी फॉर फार्मेसी मथुरा से कंप्लीट की। 2016 टू 2020 मेरा बैच था। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद मैं आपका करता हूँ कपिल जी, मुझे फार्मा टॉक के मंच पे मौका देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैं यही जानना चाहूँगा हिमांशु जी आपसे कि आपने ग्रेजुएशन एज अ बैचलर ऑफ फार्मेसी करी। सबसे पहले ही मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने फार्मा ही क्यों चूज़ करा? और भी अदर अच्छी-अच्छी फील्ड्स थी, इंजीनियरिंग था, आर्किटेक्ट्स था, कंप्यूटर साइंस था, तो आप फार्मा ही में ही क्यों आए? बेसिकली क्या होता है कपिल जी, मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या था। जब मैं छोटा था तो मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था। तो कुछ लोग आए और मैं डॉक्टर से बात कर रहे थे। मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये लोग कौन हैं। तो मेरे पापा जी ने बताया, लिखे होते हैं जो डॉक्टर्स को बताते हैं कि दवाई कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, कितनी प्रिस्क्राइब करनी है, उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट, उस दवाई के बारे में वो प्रमोट करते हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये कौन लोग हैं जो डॉक्टर को भी पढ़ाने आ जाते हैं। तभी से मेरा इंटरेस्ट था। फिर उन्होंने बताया कि इन लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग्स होती हैं, ट्रिप्स मिलते हैं, ट्रिप्स एंड टूर्स रहते हैं। मैं बचपन से ही घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन था। एक जगह बैठना मुझे पसंद नहीं था। मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ था, एक एडवेंचरस लाइफ जीने का शौक़ था। तो जो मेरी पर्सनैलिटी थी, मुझे लगा कि मैं फार्मा सेल्स के लिए काफ़ी सूटेबल हूँ। तो मैंने बायोलॉजी लेके अपना करियर डायरेक्ट फार्मा सेल्स से शुरू किया। जी। मतलब कि आपने बचपन से ही देखा था कि आपके पिताजी ने आपको बताया कि फार्मा के अंदर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो कौन होते हैं। जी। तो आपने मतलब कि बचपन से ही कुछ जिज्ञासा थी कि मुझे फार्मा में ही जाना है। जी सर, मुझे बचपन से ही जिज्ञासा थी। मेरा गोल फिक्स था कि मुझे फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना है। जी। मैंने सच सच बताऊं दर्शकों, ऐसा इंसान पहली बार देखा है कि जिसका बचपन से ही गोल रहा हो फार्मा। और सच में ऐसे इंसान से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इनके क्लियर कट थॉट्स होते हैं कि इफ़ कि हमको लाइफ में करना क्या है। अगर फार्मा तो फार्मा के अंदर, और शायद ऐसे ही लोग हमारे फार्मा इंडस्ट्री में भी चेंज लाते हैं। क्या मेरा जानना सही है? जी सर, ये तो सब समय के ऊपर है, क्या चेंजेस हम ला पाएँगे नहीं ला पाएँगे, बट हम जो अपना दे सकते हैं वो 100% दे सकते हैं किसी काम को लेकर के, वही हम अपना कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपने फार्मा चूज़ करा एज़ अ करियर ऑप्शन, फिर उसके बाद आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी करी। आपके मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करना चाहूँगा इसके साथ-साथ। मैं हिमांशु जी ये पूछना चाहूँगा, आपका 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रहा, वो कैसा रहा? 4 साल आपके जीवन के कैसे व्यतीत हुए? सर 4 साल में 8 सेमेस्टर्स थे, कई सारे सब्जेक्ट्स थे पढ़ने को। फार्मा में क्या दवाइयाँ बनने से लेकर के, क्लिनिकल ट्रायल्स से लेकर के, फार्मा में दवाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, केवल मेडिसिन ही नहीं, इंसान की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एक दवाई के एडीआरस, एक मेडिसिन क्या करती है, एक ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, कितने टाइप्स ऑफ ड्रग्स मार्केट में हैं, मार्केट नॉलेज, फार्मा नॉलेज, काफ़ी कुछ कॉलेज से प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जब हम जॉब में आए तो हमें और क्लैरिटी हुई कि एक प्रॉपर मेडिकेशन क्या होता है, एक प्रॉपर मेडिसिन का यूज़ क्या है, या फिर हम जिस सेगमेंट में जाए में और रिवाइज़ हो गई सारी चीज़ें। कि मतलब आपने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ही प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा जीना सीखा कि हम, क्योंकि अक्सर यही होता है कि ये जो बैचलर फार्मेसी कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स है, जी। तो उसके अंदर हमारी पर्सनल ग्रोथ तो होती है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स की ग्रोथ भी मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाती है।
जी, जब आप पढ़ते हैं, आपका एक गोल सेट होता है, तो आप उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, जो आपको आगे जाके फ्रूटफुल रहें। तो आपका यही गोल रहना चाहिए कि आप वो चीज़ ज़्यादा सीखें, जो आपको आगे करियर में रहे। जैसे आप इंडस्ट्री जा रहे हैं, तो आपको सोटेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पंचिंग, उसकी क्या प्रोडक्शन है, कैसे आप लैबोरेटरीज़ में काम कर रहे हैं। आपको सेल्स में जाना है, तो आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको फार्माकोलॉजिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको उस चीज़ों के साथ अपना गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमको क्या करना है, उस हिसाब से हम क्या पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से हम उसी एरिया ऑफ स्टडी में फ़ोकस अपना बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात सही होती है कि हमारे अगर गोल्स क्लियर होते हैं तो चीज़ों को थोड़ा-सा ना सेलेक्ट करना भी बड़ा आसान होता है। जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं एक वाक़या और जानना चाहूँगा, आपके कोर्स के दौरान कोई ऐसा पल, कोई ऐसे क्षण जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ़ार्मा में है बच्चे इस टाइम कॉलेज लाइफ़ में, जिससे उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे और अच्छा एनहांस कर सकें चीज़ों को? मैं जैसा कि फार्मा में आजकल देख रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से लैबोरेटरीज़ नहीं हो पाई हैं, स्टडीज़ अच्छी नहीं हो पाई, तो लोग इसे बड़ा लीनिएंटली ले रहे हैं। आजकल मैं बताना चाहता हूँ कि डी फार्मा वालों के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम शुरू हो गया है लखनऊ में। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वो वहाँ फ़ेल हो जाएँ, उनको रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप इतना तो पढ़ें जितने आपको बेसिक नॉलेज हो, और आप एग्ज़िट एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें, और अपना जो एकेडमिक्स है उसमें भी अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें, शार्प कर सकें। तो मैं सारे यंगस्टर्स को, बी फार्मा स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने स्टडी को बाइफरकेट करके अपना गोल, अपना फ़ोकस अपने करियर के हिसाब से स्टडीज़ पे फ़ोकस करें, उसके अकॉर्डिंग अपना करियर डिसाइड करें। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है कि अब दर्शकों को होने क्या लगा है कि अब ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ फार्मेसी ने एग्ज़िट एग्ज़ाम कंपल्सरी ही कर दिया है कि अगर जो बैचलर और डी-फार्म करके आएगा, अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये तो हो गया है। अच्छा, फिर हिमांशु जी 4 साल का आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ, फिर आपने क्या सोचा आगे? क्योंकि कॉलेज लाइफ तक तो होता है, फिर उसके बाद एक वन स्टेप फॉरवर्ड जॉब लाइफ आती है फिर हमारी। तो उसके अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि हिमांशु जी के तो पॉइंट्स तो क्लियर थे कि उनको सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना है। तो फिर आपने कैसे चयन करा कंपनियों का? और कैसे आपका आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर योर कोर्स कि आपने कैसे सोचा कि मुझे ये कंपनी चूज़ करनी है, ये प्रोडक्ट सेगमेंट में जाना है? तो सबसे पहले आपकी कंपनी कौन-सी थी? फिर आप कैसे एग्ज़िट रहे उसके अंदर ये आप आए? हुँ, देखिए, सबसे अच्छा तरीका है फार्मा सेल्स को जानने का कि आपको इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज़ हर जगह नहीं मिल सकते, आपको क्यूए क्यूसी वाले हर जगह नहीं मिल सकते, आपको फार्मा को विजिलेंस वाले हर जगह नहीं मिल सकते, पर आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव हर जगह मिल सकता है। आप किसी भी डॉक्टर पे अगर 15 से 20 मिनट खड़े हो जाएँगे, तो आपको कोई ना कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको उनकी लाइफ़ जाननी है, उनका काम जानना है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं आपके साथ 1 या 2 दिन रह सकता हूँ, आपके संग आपका काम देख सकता हूँ। तो वो आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, अगर आप अपना करियर एक सेल्स एंड मार्केटिंग में देखना चाहते हैं, तो वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं, या आप मार्केट में किसी से मिल रहे हो, या आप किसी मेडिकल पे आपके जान पहचान है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ के काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, और कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। कॉलेज में नहीं प्लेसमेंट होता, अपनी कंपनियाँ अपनी वैकेंसीज़ आउट करती हैं। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना अच्छा रिज्यूमे बनाएँ, उस हिसाब से अपना जो इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में रिसर्च करें। मेडिकल एग्जीक्यूटिव से बात करें कि क्या पूछा जाता है, क्या सही आंसर दे सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छे से इंटरव्यू दें तो हो जाता है। ऐसी कई सारी कंपनियाँ हैं जो फ्रेशर्स को भी चांस देती हैं। उसके आगे कई सारी कंपनियाँ हैं, सन, ल्यूपिन और एमएनसीज़ हैं, जिन पे आप अपना और अच्छा करियर देख सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो हिमांशु जी ये हुआ एक एंट्री पॉइंट, जिसमें हम एक इंटरव्यू देके एक कंपनी में किसी एमएनसी के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। एज अ फ्रेशर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर के तौर पर लेती हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत तक जहाँ तक देखा है कि हर कोई कंपनी चाह रही है कि मुझे एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिले, कि मुझे उस पर ज़्यादा काम ना करना पड़े और मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस मिले कि जिससे बंदा सीधा मुझे सेल्स दे सके टेरिटरी से। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो फ्रेशर के रूप में स्टूडेंट्स को ले रही हैं? ऐसी कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो फ्रेशर्स को चांस देती हैं, जैसे एलेम्बिक है, अजंता है, जुवेंटस है, हेट्रो है, माइक्रो है।
कई सारी कंपनियां हैं जो फार्मेसी स्टूडेंट्स को एज अ फ्रेशर चांस दे रही हैं, उन्हें सिखाती हैं, अच्छी ट्रेनिंग देती हैं। हिमांशु जी, फिर आपने अपना करियर कौन सी कंपनी से स्टार्ट करा था? सर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एलम्बिक फार्मास्यूटिकल से, जो 135 इयर्स ओल्ड कंपनी है, काफ़ी रेपुटेटिव हाउस है। उससे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। आफ्टर 1 year आई हैव स्विच टू सन फार्मा, बिकॉज सन फार्मा इज़ द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, सो आई हैव लुकिंग फॉर माई करियर ग्रोथ एंड स्विच टू सन फार्मा। तो मतलब कि आपकी एंट्री पॉइंट्स एलम्बिक कंपनी से थी। आपकी टेरिटरी कौन सी थी? सर, टेरिटरी वाइज मेरे को जो एरिया मिला था, आगरा था, उसमें मथुरा कवर करना था, फिरोज़ाबाद था, कासगंज भी था। मतलब कि एरिया अच्छा खासा था आपके पास में, लेकिन जो आपका मेन हेडक्वार्टर वो आगरा था। और हम कहते हैं कि आउट स्टेशन में आपका। जी, मेरे पास उस समय कोई आउट स्टेशन नहीं था, मेरा एक्स था, सेम डे जाना होता था, सेम डे आना आना वापस आना होता था। ये एक्स स्टेशन रहते हैं जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, उन जगह सब एक्स स्टेशन हेडक्वार्टर से कवर होते हैं। एक एमआर को लंबी बाइक भी चलानी होती है, लंबा सफ़र करना होता है, दूर दूर जाके डॉक्टर से भी मिलना होता है। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मल है। तो ये आपने मुझे बताया कि इन स्टेशन आउट स्टेशन और रोल ऑफ एक्टिविटीज़ क्या थी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने अपने एलम्बिक कंपनी से सीखी? क्योंकि आप फ्रेशर ही गए थे, तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को मुझे बताओगे कि ऐसे पंच पॉइंट जिससे हमारे दर्शक हैं वो जान सकें एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइफ क्या होती है। तो पंच पॉइंट मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप कि हम कैसे चीज़ों को एक स्मार्टनेस वर्क के साथ आगे इन्हेंस और बड़ा अच्छा दिखा सकें। सर देखिए, एलम्बिक में जब मैं गया था, मैं बिल्कुल नया था, मेरे लिए फील्ड नया था। वहाँ के ट्रेनिंग जो पर्सन्स थे, कंसर्न पर्सन थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सिखाया। मेरे को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने में एलम्बिक का बहुत बड़ा योगदान है। और जो मैनेजमेंट था, जो जोनल, रीजनल, एरिया मैनेजर, मेरे कलीग्स एंड एलम्बिक, they taught me a lot about the areas, about the doctors, about the medical stores, about the connections what they have। जो आपके कनेक्शन मैनेजर्स के होते हैं वही आपके हो जाते हैं आगे चल के। एलम्बिक से जो बेसिक काम था, जो एक मेडिकल एग्जीक्यूटिव का होता है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है, वो मैं काफ़ी हद तक सीख गया था। मतलब कि आपने चीज़ों को एलएमबी कंपनी से बड़ा अच्छा सीखा। फिर आपने 1 साल बाद कंपनी स्विच करी, जिसमें आप फिर इंडिया की नंबर 1 कंपनी में आए, जिसका नाम है सन फार्मा। आप सन फार्मा में अभी किस डिवीज़न में हैं? क्या आपका मेन ब्रांड है सन फार्मा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा। जी, मैं सन फार्मा की एवियो डिवीज़न में हूँ, जो जनरली कार्डियो डायबिटिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मेरा मेन ब्रांड ऑक्सरा, मेटोसार्टन, प्राजोप्रेस एक्सेल, मेटोसार्टन एलएन, मेटोसार्टन सीएच, जितने भी ब्रांड हैं मेरे पास सारे ही मेन हैं, सारे ही अच्छे ब्रांड हैं। सारे मतलब कि आप कार्डियो के सारे मेन मेन ब्रांडों में डील कर रहे हो। मतलब कि ये है कि ऑक्सरा के अंदर अच्छा, हम सॉल्ट की बात करना चाहें तो कौन कौन से सॉल्ट रहेंगे? Salts are like dapagliflozin and Oxra, metoprolol and telmisartan and metosartan, metoprolol, telmisartan and cilnidipine and metosartan, LM, metoprolol, telmisartan and clothianidin and metosartan CH, prazosin hydrochloride and prazopress XL, or in netrize, tolvaptan, 15 and 30 mg. These are the salts. मतलब कि आप लगभग कि बीपी शुगर में अच्छा डील कर रहे हैं, ये है। तो पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंडिया की नंबर 1 कंपनी में आप, और वो भी इतने अच्छे सेगमेंट के अंदर, क्योंकि कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट मुझे जहाँ तक लगता है अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है इतनी जल्दी। उसके लिए मेहनत अलग ही होती है। और दर्शकों, होता क्या है कि हमारे जो कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट की जो होता है कि उसके अंदर ना ये सेगमेंट बड़ा इतनी जल्दी नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि इसके अंदर ना हमें टेरिटरी के टॉप मोस्ट कार्डियो डायबिटिक्स डॉक्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट करने होते हैं। आई थिंक सो, ऐसा ही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मार्केट के अंदर कंपटीशन भी शायद अच्छा वाला है, तो इस कारण कि डॉक्टर कन्वर्जन भी बहुत। India is the diabetic capital of world. So the competition is also high on diabetic and cardiac doctors, on diabetologists, cardiologists. They are not easy to convert, not easy to deal. But in Sun Pharma, it is not tough also, not a big deal also. If you are working a hard work, the result will be fruitful and result will be good. So ये तो है, हर मेहनत के पीछे सफलता का योगदान है और सफलता जरूर ही मिलती है।
ये तो कंफर्म है, अगर आप मेहनत करोगे किसी भी कंपनी में हो, मैं सन फार्मा नहीं कहता, सन फार्मा में हो तो आप एक प्लस पॉइंट रहता है हमारे पास कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन आप हम किसी भी कंपनी में हों, अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता तो हमें ज़रूर ही मिलेगी। हिमांशु जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा, नंबर 1 कंपनी में आप आए कैसे, कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एलम्बिक को आपने फिर वहाँ से छोड़ा और नंबर 1 कंपनी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने कैसे एंट्री ली इस कंपनी में? क्या क्या स्टेजेस थे? मैं ये भी थोड़ा सा इनहेंस में जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनका सपना है सन फार्मा में काम करना, और मुझे तो लगता है हर किसी का सपना होता है, अगर वो एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो कहीं ना कहीं सपना तो होता है कि यार एक बार सन फार्मा मिल जाए। तो आप कैसे एंट्री पॉइंट, और वो भी इतनी यंग एज में, और इतनी यंग एज में, और प्लस इतने अच्छे सेगमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो ये काबिल तारीफ तो है चीज़ है। ये बात तो मेरे से सब कहते हैं कपिल सर कि इतनी यंग एज में आप सन फार्मा में आ गए, यू आर लकी। आई एम ऑब्वियसली लकी दैट आई हैव इन सन फार्मा। मैं मेरे मैनेजर, जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, मिस्टर अरुण यादव, ही हैज़ सपोर्टेड मी, पिक्ड मी फ्रॉम द मार्केट। जब मैं एक डॉक्टर चैम्बर में था तो मैं, हाँ एक मिनट, थोड़ा मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा डिस्टर्ब करने के लिए। मैं यही क्यूरियोसिटी जानना चाह रहा था, क्योंकि सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है, इतनी जल्दी नहीं लेती अपने एम्प्लॉय को, इतनी जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं करती है और इतनी जल्दी लेती भी नहीं है। तो ऐसा वाक़या क्या रहा कि आपको सन फार्मा ने एक लिया? मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, मैं एक काम कर रहा था जो रूटीन वर्क रहता है एक डॉक्टर पे, तो मैं बस कॉल करके निकला ही, हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो मेरे अंदर, तो उन्होंने बोला कि आप किस कंपनी में हो, क्या कर रहे हो, क्या ब्रांड्स हैं आपके पास। ब्रांड्स आर द मैचिंग इन सन फार्मास डिवीजन एंड एलेम्बिक डिवीजन। सो उन्होंने बताया बेनिफिट्स ऑफ सन फार्मा, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन सन फार्मा। आप सन फार्मा हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज़। वो सन फार्मा में काफ़ी सीनियर और पुराने थे, तो उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी दी, काफ़ी कंट्रास्ट करा सारी चीज़ों को। तो मेरे भी मन में एक क्यूरियोसिटी आई कि एक नंबर 1 कंपनी है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या मैं ट्राई करूँ। तो उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे को अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क टाइम दिया, पढ़ाया भी थोड़ा सा, गाइड भी करा, चीज़ें समझाई, इंटरव्यू स्किल्स थोड़े मेरे डेवलप करे। उन्होंने काफ़ी मेरे को 15 टू 20 डेज़ उन्होंने मेरे को अपना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के, जिसलिए मैं सन फार्मा के इंटरव्यू के लिए कैपेबल हो जाऊँ। तो मेरे सन फार्मा में इंटरव्यू, मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, मेरे एफएलएम हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, उनका मतलब कि उनका लाइफ में तुम्हारे योगदान है अच्छा वाला। बिल्कुल, ये तो होता ही है कि कहते हैं ना हम लोग, हीरे की परख सुनार को ही होती है, शायद वो सुनार वही थे। हीरा सॉरी सॉरी जौहरी, हीरे की परख जौहरी को होती है। सॉरी, कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। हाँ, तो शायद जौहरी वही थे और सुनार और हीरा हमारे बगल में ही है। चलो कोई ना। तो हिमांशु जी, फिर इसके बाद इंटरव्यूज किस किस लेवल पर होते हैं और कैसे कैसे क्वालिफाई होता है? सर इसमें जनरली 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जो एफएलएम, आरएसएम लेवल पे, जेडएसएम लेवल पे होता है। जब तीनों मैनेजर्स को आप कंपेटेबल लगते हो इस पोजीशन के लिए, तो एक एचआर इंटरव्यू होता है जिसमें एनएसएम होते हैं, आरएसएम होते हैं, एचआर होता है। एचआर फाइनल शॉर्टलिस्ट करता है, फाइनलाइज करता है। फिर आपके मैनेजर्स रिकमेंड करते हैं कि ये लड़का अच्छा है, या फिर कोई भी आपके प्लस पॉइंट बताते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही आपका सिलेक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग मतलब कि मान के चलें 3 से 4 स्टेज तो होती हैं सिलेक्शन के लिए। अच्छा ठीक है, चलो अब आप सन फार्मा में आ गए, आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हिमांशु जब आ गए, अब मैं, हमारे दर्शकों को ना क्यूरियोसिटी रहती है थोड़ी सी कि आफ्टर द लाइफ, ये लाइफ कैसी है एमआर की, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हार्ड वर्किंग तो है, डॉक्टर कॉल करनी है तो करनी है, क्या कंपनी का प्रेशर भी होता है? सेल्स प्रेशर, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हो, सेल्स प्रेशर हर जगह होता है, बट द कल्चर, वर्किंग कल्चर इज़ गुड इन सन फार्मा। अदरवाइज हार्ड वर्क भी हर जगह, किसी को लैपटॉप पे 10-10 घंटे बैठना होता है, किसी को कुछ करना होता है। एवरी वन इज़ वर्किंग हार्ड इन देयर ओन लाइफ।
सबका अपना अपना तरीके का लाइफ है। बस हमारा थोड़ा फील्ड वर्क ज़्यादा है, बट हम लोग यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के करते करते। वी आर यूज टू ऑफ दैट एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये तो है, नथिंग इज़ पॉसिबल। अगर हम मेहनत करें तो हर एक चीज़ में सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो हिमांशु जी, फिर इसके बाद चलो सेल्स प्रेशर हो गया, सब कुछ हो गया, वो लाजमी होता है, सेल्स के अंदर है कि सेल्स प्रेशर होना लाजमी है। आफ्टर द लाइफ क्या रहती है, साइकिल मीटिंग्स कैसे रहती हैं, क्या मतलब कि एक एमआर की लाइफ होती है जिसमें कि सेल्स के सिवा भी कुछ हो? सेल्स में होती हैं साइकिल मीटिंग्स, होती हैं बजट मीटिंग्स, होती हैं साल में 4 बार साइकिल मीटिंग्स होती हैं। एक बार बजट मीटिंग होती है जिनमें डिसाइड होता है क्या बजट रहता है, क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, उसमें डिसाइड होता है अपना। जो बॉम्बे में मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, वो कनेक्ट करती हैं लड़कों के साथ में, चीज़ें करती हैं। बस ये होता है। दर्शकों, ये होता है कि जिसके अंदर हम एमआर की लाइफ क्या होती है आफ्टर द जो कंपनी में आने के बाद, बड़ी इंजॉयबल लाइफ होती है। एक बजट मीटिंग्स होती हैं, बड़े भारत के अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर बजट मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर बड़े इंजॉयबल डेज होते हैं, वो सबके लिए होते हैं और सबको क्यूरियोसिटी है। अगर आपकी सेल्स अच्छी है, टारगेटर्स अच्छे हैं, तो फॉरेन ट्रिप्स में अच्छे वाले होते हैं, इंसेंटिव, ओहो पूछो मत। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सैलरीज आर डिफर person to person, company to company. Salary are differ, but on an average you will get 4 to 6 lakh of package at an initial stage of 1 or 2 years in pharma industry, in Sun Pharma and as like companies। और भी कम है काफ़ी कंपनियों में, पर on an average for B.Pharm student if he is getting a good job in a good company, so as a fresher 4 to 6 lakh per annum packages average। मतलब कि पैकेज अच्छा रहता है, ठीक है। हिमांशु जी, एक बात और, आप अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ऐसा क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और आने वाली पीढ़ी को कि हम इस फील्ड में और सुधार कैसे कर सकते हैं कि और चीज़ों को और अच्छा इनहेंस कर सकें? मेरे को भी 2 साल हुए हैं सर, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ आप इस फील्ड में आ कैसे सकते हैं। द चेंजेस आर डन बाय द एक्सपर्टीज। देयर आर मैनी एक्सपर्टीज पीपल्स आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड who are doing their best for changing the infrastructure, for changing the things in pharma industries and company policies. So we are just need to implement the marketing strategies that our management have been made for us। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। आप हमारे दर्शकों के लिए एक मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे, जो एक नए यूथ है, नया यूथ आ रहे हैं अभी इस टाइम, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ यूथ से, अगर आप अपना करियर मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फार्मास्यूटिकल सेल्स में देख रहे हैं तो आप बहुत सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी और चीज़ में जाएंगे, आप तैयारियां करते हैं, गवर्नमेंट के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, एक डिमोटिवेशन मिलता है। एक इजी प्रोसेस में आप एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा पैक ले लेते हैं जिससे आप अपनी फैमिली का, अपने जीवन का अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आप पे होती हैं, इतना कंपनी आपको दे देती है कि आप अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करा सकते हैं, अपने जो बेसिसिटी है, नेसेसिटी है लाइफ की, वो पूरी कर सकते हैं, जो अपनी फैमिली के डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, वो पूरी कर सकते हैं। आप पे सफिशेंट अर्निंग्स रहती हैं जितना आप अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो ये दर्शकों हमारी लाइफ एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप फार्मा में हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे हिमांशु श्रीवास्तव जी ने हमको बताया। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा श्रीवास्तव जी, आप कहीं ना कहीं हमारी देश के स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े हुए हैं और हमारे देश के लोगों का आप कहीं ना कहीं योगदान और सेवाएं कर रहे हैं, तो एज अ मेडिकल सर्विसेज आप एक कोई ऐसी बात बताएं जिससे कि हमारे दर्शकों को अच्छी लगे और हमारे देश सेवा में जो आप दे रहे हैं इसमें योगदान। बस यही है, कोविड में काफ़ी दिक्कतें थी, चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो इस देश का, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ें, डॉक्टर मैन पावर बढ़े, नर्सिंग स्टाफ्स बढ़ें, फार्मासिस्ट को और बढ़ाया जाए हॉस्पिटल्स में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी है वो एनहेंस हो, जो ऐसी क्राइसिस कभी दोबारा आए तो उसे निपटने के लिए हम पे सारे हथियार हों, सारे साधन हों, यही आशा करता हूँ।
बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे हिमांशु श्रीवास्तव जी हमारे चैनल पर आपसे बात करके। दर्शकों, फिर हम किसी नई शख्सियत से फिर मिलेंगे। फिर आपको मैं और जानकारी और बताऊंगा फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और फिर ना कहीं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।